Hello guys, I am Prashant Kumar, student of IIT Delhi. In this lecture, we'll learn about the factors influencing rate of a reaction. इस लेक्चर में हम फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। ये टॉपिक क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ अ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला पहला फैक्टर है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। कभी कभी जब हमारी रिएक्शन गैसियस फेज में होती है तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर के फॉर्म में भी दे रखी होती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा है कैटलिस्ट। इस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में जानेंगे और टेम्परेचर और कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं ये हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है और इसी के रिप्रेजेंटेशन को रेट के रिप्रेजेंटेशन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग रेट लॉ कहते हैं। इसे रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स सोच दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जब डिक्रीज करती है तो उसके साथ डिक्रीज करता है और ऐसे ही जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। अब हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए और रिएक्टेंट बी का कोफिशिएंट है स्मॉल बी और इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सी और डी और प्रोडक्ट सी का कोफिशिएंट है स्मॉल सी और डी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल डी। अब इसके लिए हम एक जनरली लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर वाई। अब इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट के का यूज करते हैं और इसी कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अब जानते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट को हमने पहले देखा कि ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई और रेट को हम डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे x और y हैं क्या। x और y रिएक्टेंट्स a और रिएक्टेंट b के रेस्पेक्ट में उस रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x ज्यादा है तो a के कंसंट्रेशन के चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि x एंड y इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज to the change in concentration of A and B। और X और Y के सम को हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ खास बातें हैं वो अब जानते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, उसकी बैलेंस इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन। ये बात भी, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी एक बैलेंस रिएक्शन है तो जरूरी नहीं कि हर बार उस रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्टेंट्स के सम ऑफ रिएक्टेंट्स के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर हो। ये हर केस में जरूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में ये बात
सही है, कुछ कुछ केसेस में ये बात गलत भी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, तो हम उससे रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन है ये 2NO O2 के साथ ही रिएक्ट कर रहा है और 2NO2 बना रहा है। अब पहला एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी ये दे रखी है NO की, और O2 की ये है, और इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन ये दे रखा है। ऐसे ही हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखे हैं। तो अब हम इस डाटा से क्या पॉइंट्स इन्फर कर सकते हैं। In experiment 2, concentration of NO is doubled, but concentration of O2 is kept same as in experiment 1, and rate has becomes 4 times. तो एक्सपेरिमेंट 2 और 1 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में देखिए O2 की कंसेंट्रेशन को हमने सेम रखा है और NO की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया है, जो कि कंसेंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट 1 में। और हम देखते हैं कि जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है एक्सपेरिमेंट 2 में एक्सपेरिमेंट 1 के कंपैरिजन में। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम NO की कंसेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। अब इससे क्या बात सामने आती है कि रेट जो है NO के रेज टू द पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब NO डबल होगा तो रेट 4 टाइम्स होगा। अब ऐसे ही जब हम एक्सपेरिमेंट 4 में देखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो डबल है और कंसेंट्रेशन ऑफ NO है वो बराबर है जितनी की एक्सपेरिमेंट 2 में है, लेकिन जो रेट है वो डबल हो जाता है एक्सपेरिमेंट 2 के रेट से। देखते हैं इस चीज को भी एक्सपेरिमेंट 4 और एक्सपेरिमेंट 2 में। एक्सपेरिमेंट 4 और एक्सपेरिमेंट 2 में NO की कंसेंट्रेशन 0.60 सेम है, और एक्सपेरिमेंट 2 में O2 की कंसेंट्रेशन 0.30 और इसमें 0.60, मतलब O2 की कंसेंट्रेशन डबल है। और जब रेट देखते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम O2 की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं NO की कंसेंट्रेशन सेम रख के, तो रेट भी डबल हो रहा है। इससे हम क्या बात रख सकते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है O2 की कंसेंट्रेशन के। और देखो ये लिखा हुआ है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2। और ओवरऑल जो हम रेट लिख सकते हैं रिएक्शन का वो क्या हो गया, K टाइम्स NO रेज टू पावर 2 एंड O2। तो इससे क्या हुआ कि इस जो रिएक्शन है इसका ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, और NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, और ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ सम ऑफ 2 + 1 दैट इज 3। अब हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में जो ये दे रखा है। अब आप सोचिए कि ये सेम होगी या अलग अलग होगी अलग अलग ऑर्डर के लिए। एक जनरल केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, उसमें रेट का जनरल इक्वेशन ये होगा, और यहाँ पे x और y का सम हमें n है वो कि ऑर्डर देगा। तो जब हम k को लिखेंगे तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा रेट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर y। यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट जो कि क्या है कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ x कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर x प्लस y दैट इज into 1 अपॉन कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर n। तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर n-1 into 1 अपॉन टाइम। अब ऐसा यूनिट्स लेते हैं, कंसेंट्रेशन का ऐसा यूनिट्स है मोल पर लीटर और टाइम का है सेकंड्स। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं। 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड। अब एक नई टर्म आती है यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी
रिएक्शन की नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पेसीज चाहे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं और वो कोलाइड कर रही हैं जिससे कि रिएक्शन अकर हो रही है। इस जैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुआ, इसमें हम देख, इसका एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम नाइट्राइड डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर। मॉलिक्युलरिटी कैसे अंदाजा लगाते हैं, यहाँ से देखकर, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसके ये क्या हो गया यूनिमोलिकुलर। ऐसे ही बायोमोलिकुलर हो गया ये रिएक्शन, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये बायोमोलिकुलर हो गया। ऐसे ही इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम क्या है 2 + 1, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया ट्राइमोलिकुलर। और जब हमारे पास रिएक्टेंट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से ज्यादा होता है या फिर 3, तो हमारे जो कोलिजन होता है उनका वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इस उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसीलिए जो रिएक्शन है उस ऑर्डर से प्रोसीड नहीं कर पाता है। इसलिए जब 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 भी हमारे पास रिएक्टेंट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम 3 से ज्यादा आता है, उस केसेस में मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। और ऐसी रिएक्शंस हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं और ये मोर देन 1 स्टेप्स में अकर करती हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम क्या हुआ 1, 6 और 3, कितना हुआ 10। इसका अपरेंट ऑर्डर कितना हुआ 10, लेकिन इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है 2। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्टेप्स में अकर हो रहा होगा रिएक्शन। तो जो इसका जो अब देखने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन द ऑर्डर वी नीड टू गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें उस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये सिंगल स्टेप में पार्ट नहीं लेती हैं, ये सेवरल स्टेप्स में होती हैं। और जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा उस रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि किसी रिले रेस को जीतने के लिए स्लोएस्ट पार्टनर पर डिपेंड होता है, वैसे ही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप। उस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एक रिएक्शन का मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर निकालेंगे। वो एग्जांपल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओवरऑल रिएक्शन वुड बी 2 molecules of ozone depletes into 3 molecules of O2. Step 1. This reaction also occurs in 2 steps. The first step is 1 molecule of ozone break down into oxygen plus the nascent oxygen. This step is very fast. So, as I mentioned earlier, जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही ऑर्डर को कंट्रोल करता है। तो ये जो स्टेप है फास्ट है, तो ये इसके ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करेगा। इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। और जो इसका सेकंड स्टेप है वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंबाइंस विद द नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो है ये स्लो स्टेप है। तो ये क्या हुआ इसका, इस रिएक्शन का, इस ओवरऑल रिएक्शन का ये जो स्टेप है ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी जो है हमने देखा ओवरऑल रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के थ्रू हेल्प से इसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे O3 को हम इस साइड ले जाएंगे, O2 को भी इस साइड ले जाएंगे, तो नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं Kc टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। और रेट को क्या लिखेंगे, रेट को हमेशा स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखेंगे, तो K टाइम्स
O3 into concentration of O, K times O3 concentration of O3 into concentration of O। अभी हमने क्या देखा था कि ओवरऑल रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम नेसेंट ऑक्सीजन के टर्म को एलिमिनेट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टेप 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब इसे एलिमिनेट किया तो ये क्या हो गया, स्मॉल k टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इनटू Kc इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2। अब ये क्या हो गया, स्मॉल k इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू द पावर 2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ कैपिटल K क्या हो गया, ओवरऑल रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू स्मॉल k टाइम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो अब हमारे पास फाइनल रेट इक्वेशन क्या आ गई, रेट इक्वल्स टू कैपिटल K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू द पावर -1। तो इस रिएक्शन का अभी हम देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2 विद रेस्पेक्ट टू ओजोन एंड -1 विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2 + -1 = 1। अब समरी जो हमने इस लेक्चर में अब तक पढ़ा उसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं। Order of a reaction is an experimental quantity. It can be 0 and even a fraction, but molecularity cannot be 0 or a non-integer. ये हमने पहले भी बात जानी थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर थ्योरेटिकली जज नहीं कर सकते। ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती। ये हमेशा एक इंटीजर ही रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर। Order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reactions. For complex reactions, molecularity has no meaning. ये बात भी हमने पहले जानी कि जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो वो मल्टीपल स्टेप्स में अगर करती है तो उस केसेस में हम मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते, मॉलिक्युलरिटी का वहां कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये बात भी हम जान चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जो उस स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट भी जानेंगे।